सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 25 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अपठित गद्यांश क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं और ये क्या महत्व रखते हैं भाषा के अंतर्गत। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 25 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है, अपठित जमा गद्यांश। अपठित का अर्थ है जिसे पहले न पढ़ा हो, तथा गद्यांश का अर्थ है पाठ का अंश या भाग, अर्थात पाठ का वह अंश या भाग जिसका पहले अध्ययन न किया गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। बच्चों, अपठित गद्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है, अपठित और गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले ना पढ़ा गया और गद्यांश का अर्थ है पाठ का अंश या फिर भाग। तो ऐसे पाठ के अंश को, ऐसे पाठ के भाग को अपठित गद्यांश कहते हैं जिसको हमने पहले कभी भी नहीं पढ़ा। परीक्षा में अपठित गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थियों की योग्यता की परीक्षा हो सके। इसके द्वारा विद्यार्थियों में भाषा ज्ञान और भावाभिव्यक्ति का भी मूल्यांकन हो जाता है। तो अपठित गद्यांश आपको परीक्षा में दिया जाता है, जब आपके एग्जाम होते हैं तब दिया जाता है और ये जानने का प्रयास किया जाता है कि आप कितने योग्य हो। इससे आप भाषा ज्ञान तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ अपने भावों को अभिव्यक्त करना भी जान जाते हैं। तो अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हमारे परीक्षा में हमारे सामने अपठित गद्यांश हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जिससे हम आसानी से उस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो क्या क्या है वो? सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसके मूल भाव को समझना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे सामने गद्यांश होगा उसे 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस गद्यांश में जो हमारा लेखक है हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है, क्या समझा रहा है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त एवं सटीक होने चाहिए, मतलब हमसे जो बात पूछी गई है प्रश्न में हम वही बताएं, इधर उधर की बातें ना बताएं, छोटे छोटे उत्तर लिखें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। हमें जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि जो गद्यांश में बात बताई गई उससे ही संबंधित देंगे, अपने मन से कुछ नहीं लिखना होता। गद्यांश का शीर्षक संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए, मतलब जो हम शीर्षक लिखें वो भी ऐसा हो, छोटा सा हो और अच्छा सा हो कि पढ़ने में हमारा मन करेगा कि हम इस गद्यांश को पढ़ लें। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर बच्चों कुछ गद्यांश दिए गए, उनको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे उनको हल किया जाता है। प्रश्न दे के रखे हैं, उत्तर भी दे रखे हैं। ठीक है, गद्यांश 1। मातृभाषा की उन्नति ही देश का वास्तविक गौरव है। मातृभाषा ही राष्ट्र के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधती है तथा उनमें एकता और प्रेम जगाती है। अतः यदि देश को उन्नति के मार्ग की ओर ले जाना है तो सर्वप्रथम मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। जो लोग विदेशी भाषा को महत्व देकर देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं वे उस व्यक्ति के समान मूर्ख हैं जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधेरे में अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता है। इसीलिए देशवासियों को चाहिए कि वे मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान दें तथा यह भी याद रखें कि अपनी भाषा की उन्नति से ही देश व समाज की उन्नति जुड़ी हुई है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब है उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और उत्तर भी दिए गए हैं कि हमें प्रश्नों को पढ़ना है, उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर उत्तर देकर बताया गया है कि आप किस प्रकार से उत्तर देंगे। प्रश्न है, देश का वास्तविक गौरव क्या है? तो उत्तर है क्या होगा? देश का वास्तविक गौरव मातृभाषा की उन्नति है। हमने पढ़ा था भी गद्यांश में, तो हमें ऐसे ही लिखना होगा। प्रश्न, मातृभाषा देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक है? तो उत्तर क्या आएगा? मातृभाषा क्या करती है? मातृभाषा राष्ट्र के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधती है तथा उनमें एकता व प्रेम जगाती है। अतः मातृभाषा देश की उन्नति में सहायक होती है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया भाई का। अगला प्रश्न है, देशवासियों को किस पर ध्यान देना चाहिए? देशवासियों को मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। अब है प्रश्न अगला, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। उन्नति, प्रकाश, मूर्ख, एकता तथा प्रेम। तो यहाँ पर वो दिए गए हैं शब्द जो कि हमारे ऊपर जो गद्यांश में आए हैं, तो उनके उत्तर हम लिखेंगे उन्नति अवनति, प्रकाश अंधकार, मूर्ख बुद्धिमान, एकता अनेकता और प्रेम का घृणा। तो मतलब जो शब्द आए उनके हमें विलोम देने हैं, इनके उल्टे अर्थ वाले देने हैं।
कई बार क्या होते हैं बच्चों, प्रश्न में पर्यायवाची शब्द पूछ लेते हैं, कई बार विलोम, कई बार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हमारा शब्द भंडार इतना अच्छा होना चाहिए, मतलब हमें शब्द भंडार में जो तालिकाएं दी जाती है ना शब्दों से संबंधित, वो हमें याद होनी चाहिए। अब उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर है शीर्षक मातृभाषा की उन्नति। तो सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात की जाती है ना उस गद्यांश के अंतर्गत, उसे ही हम शीर्षक बनाने का प्रयास करें। अब हमारा अगला गद्यांश है गद्यांश 2। परिश्रम ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य महान से महान कार्य कर सकता है। परिश्रमी मनुष्य पर्वत की चोटियों पर चढ़ सकता है, दूर से दूर रेगिस्तानों को पार कर सकता है, कठिनाइयों को झेल सकता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके उन्हें अपने जीवन के अनुरूप बना सकता है। जिस व्यक्ति में परिश्रम का गुण है, पुरुषार्थ की प्रवृत्ति है, वह अपने जीवन में दुख और निराशा से कदापि भयभीत नहीं होता, बल्कि उन्हें पीछे ढकेलकर निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। तो हमने गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आपको क्या करना होगा, जब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे आप 2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको भाव समझ में आ जाए। अब है उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दोनों है, पढ़ते हैं। प्रश्न, परिश्रम को किस प्रकार की साधना माना गया है? तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर, परिश्रम एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य महान से महान कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर था ना ये, महान से महान कार्य कर सकता है। प्रश्न क्या है, परिश्रमी मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो यहाँ पर परिश्रमी मनुष्य पर्वत की चोटियों पर चढ़ सकता है, दूर से दूर रेगिस्तानों को पार कर सकता है, कठिनाइयों को झेल सकता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके उन्हें क्या कर सकता है, अपने जीवन के अनुरूप बना सकता है। दुख और निराशा से कौन भयभीत नहीं होता? जिस व्यक्ति में परिश्रम का गुण और पुरुषार्थ की प्रवृत्ति होती है, वह दुख और निराशा से कभी भयभीत नहीं होता। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि कितनी आसानी से हम प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। सारा कुछ गद्यांश में ही लिखा हुआ है। प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो हमें सही से एक शीर्षक देना है। उत्तर होगा शीर्षक परिश्रम का महत्व। तो पूरे गद्यांश में सबसे ज्यादा परिश्रम के बारे में बात की गई है, उसके महत्व को बताया गया है, तो ये शीर्षक उचित रहेगा। अब हमारा अगला गद्यांश 3। अगला गद्यांश है, एक राजा को पशु पक्षी पालने का बहुत शौक था। उसने एक बंदर पाल रखा था। एक दिन राजा के मंत्रियों ने उससे कहा कि वह बंदर पर विश्वास न करे, क्योंकि बंदर में बुद्धि कम होती है, वह कभी भी आपको हानि पहुंचा सकता है। परंतु राजा ने किसी की एक न सुनी, क्योंकि वह बंदर को बहुत समझदार एवं स्वामी भक्त समझता था। किसी की बात नहीं मानता राजा। फिर क्या होता है, एक दिन जब राजा सो रहा था तो बंदर राजा को हवा करने लगा। यह देखकर राजा के सभी नौकर चाकर बहुत हैरान हुए। तभी बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर आकर बैठ रही है। बंदर ने उस मक्खी को उड़ाने का कई बार प्रयत्न किया, किंतु वह फिर राजा की नाक पर आकर बैठ गई, जिससे बंदर क्या हुआ, बहुत क्रोधित हुआ तथा क्रोध में आकर उसने अपने पास में रखी राजा की तलवार उठाई और उसकी नाक पर बैठी मक्खी पर तलवार से वार कर दिया। ऐसा करने से मक्खी तुरंत उड़ गई, किंतु राजा की नाक कट गई। अब है उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पढ़ते हैं और उत्तर भी देखते हैं। प्रश्न, राजा को किस चीज का शौक था? तो राजा को पशु पक्षी पालने का शौक था। ये हमने अभी पढ़ा था ना, ठीक है, वैसे उत्तर लिखेंगे। प्रश्न, राजा के मंत्रियों ने उससे क्या कहा? उत्तर, राजा के मंत्रियों ने उससे कहा कि बंदर पर विश्वास ना करें, क्योंकि बंदर में बुद्धि कम होती है, वह कभी भी उसको हानि पहुंचा सकता है। प्रश्न, राजा बंदर को क्या समझता था? तो राजा बंदर को बहुत समझदार एवं स्वामी भक्त समझता था। बस हमें बच्चों इतना करना होता है, जैसा प्रश्न पूछा गया उसी हिसाब से हमें उत्तर देना होता है, ठीक है। उसी भाषा में हमें उत्तर देना होता है, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है। बंदर ने क्या देखा? बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर आकर बैठ रही है। इस गद्यांश से, अगला प्रश्न, इस गद्यांश से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर, इस गद्यांश से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मन बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कि जिसमें कम बुद्धि हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आंख बंद कर कर, ठीक है। ये कहानी हमें यही सिखाती है। अब हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत पाठ का वह अंश या भाग जिसका पहले अध्ययन न किया गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के मूल भावों को समझने के लिए
कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़ेंगे, भाव को समझने का प्रयास करेंगे और फिर जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर उस गद्यांश में से ही जो तथ्य दिए गए उनके आधार पर ही देने का प्रयास करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से, तो यहाँ पर है निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। तो गद्यांश दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए, इनको आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, गद्यांश को आप पढ़ेंगे 2-3 बार और फिर जो नीचे प्रश्न दिए गए उनके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ये कार्य आपको स्वयं करना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, ध्यान से करना है। ठीक है, एक बार पढ़ देते हैं, एक गद्यांश में आपको पढ़कर दिखा देती हूँ, अगला आप स्वयं पढ़ेंगे और करेंगे। आज देश स्वतंत्र है, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी है जिससे हमारी नवीन स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। आए दिन ऐसे संकट हमको चुनौती देते रहते हैं जिनसे निपटने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। अगर स्कूलों में ही देश सेवा की भावना पक्की हो जाए तो भविष्य के लिए यह बहुत बड़ी शक्ति हो सकेगी। प्राचीन काल में भी आश्रमों में छात्रों के लिए वेद शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा का भी प्रबंध होता था। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को अपने आश्रम में सैन्य शिक्षा दी थी। सैनिक शिक्षा से व्यक्ति में तत्परता, सेवा, निर्भयता, परिश्रमशीलता के साथ साथ अनुशासन जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है जो जीवन के संघर्ष में व्यक्ति की सहायता करते हैं। भारतीय संस्कृति शांति प्रधान है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपनी शक्ति में वृद्धि न करें। आज सारा संसार सैनिक शिक्षा पर जितना ध्यान दे रहा है उसे देखते हुए हमारे लिए भी इस ओर कदम बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। अब प्रश्न दिए गए हैं, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? तो यहाँ पर पहली लाइन में इसका उत्तर है, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि इसके द्वारा हमारी नवीन स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी। स्कूलों में देश सेवा की भावना मजबूत करने से क्या लाभ होगा? स्कूलों में देश सेवा की भावना मजबूत करने से फायदा होगा कि हमारे अंदर देश सेवा की जो भावना है वो पक्की हो जाएगी और भविष्य के लिए यह बहुत बड़ी शक्ति हो सकेगी कि बदले हम कर देंगे और यह बहुत बड़ी शक्ति बन सकेगी। ठीक है, प्राचीन काल में आश्रमों में कैसी शिक्षा दी जाती थी? तो प्राचीन काल में आश्रमों में छात्रों के लिए वेद शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। आप इसके जो प्रश्न में पूछा है वैसा ही देंगे, यानी कि प्रबंध होता था, नहीं, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। सैन्य शिक्षा से किन मानवीय गुणों का विकास होता है? तो किन का होता है? सैनिक शिक्षा से व्यक्ति में तत्परता, सेवा, निर्भयता, परिश्रमशीलता के साथ साथ अनुशासन जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। सैन्य शक्ति बढ़ाना भारत के लिए क्यों जरूरी है? सैन्य शक्ति बढ़ाना भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सारा संसार ही सैन्य शिक्षा पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखे। तो शीर्षक सबसे ज्यादा इसमें सैनिक शिक्षा की बात की है, तो यहाँ पर उचित शीर्षक हो जाएगा सैनिक शिक्षा का महत्व, या फिर केवल आप सैनिक शिक्षा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जैसे हमने इन प्रश्नों के उत्तर दिए ना बच्चों, ऐसे ही आपको अगला वाला गद्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल आपको बताया है, ठीक है, आपको लिखना स्वयं है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ऐसे ही आप दूसरा वाला गद्यांश भी पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के द्वारा अपठित गद्यांश के विषय में जाना क्या होता है और किस प्रकार से हम अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब आप अभ्यास करेंगे प्रश्नों के उत्तर देने का तो आप आसानी से दे पाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।